Hello everybody, welcome back to my channel Law Classes by Shivani. So student, we are covering UP Revenue Code 2006 in the means question answer format series. देखिए ऐसा है कि यूपी रेवेन्यू कोड अब आपके यूपी पीसीएसजे मेन सिलेबस का पार्ट है। अब बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा चिंता में हैं कि कब यूपी पीसीएसजे का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आई थिंक ये कॉमन क्वेरी है और काफ़ी टाइम से लोग परेशान हैं। देखिए यूपी एबीए को जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद जो भी कोई न्यूज़ आएगी इससे रिलेटेड मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी अपनी वीडियो के थ्रू। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं। सो स्टूडेंट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं यूपी रेवेन्यू कोड। और ध्यान में रखना ये कोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बार मेंस का सिलेबस का पार्ट बना है, तो हम बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। और अगर आपको पेड नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा मुझे ईमेल के थ्रू। चलिए आज हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ द भूमिधर विद द ट्रांसफरेबल राइट्स। सेक्शन 74 ऑफ दिस कोड इट स्टेट्स दैट कि इस कोड के अकॉर्डिंग आपकी 4 क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर हैं विच आर भूमिधर विद द ट्रांसफरेबल राइट्स, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में। उसके बाद है भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स, देयर आफ्टर असामी जो हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद जो सबसे आखिरी में है वो है गवर्नमेंट लेसी। देखिए ऐसा होता है कि क्वेश्चन जनरली इस तरीके से बनते हैं कि या तो इन क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर पे एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाएगा या फिर आपका डिफरेंस करके पूछा जा सकता है, जैसे कि भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स इनकी राइट्स में या फिर भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स इन दोनों की राइट्स में क्या डिफरेंस है। आइदर दिस वे और दे कैन आस्क यू कि सेपरेट आप राइट्स बताएं। ठीक है, इसी तरीके से असामी एंड द गवर्नमेंट लेसी। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भूमिधर विद द ट्रांसफरेबल राइट्स, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 13 राइट्स जो हैं आपको बताए हैं। इन राइट्स पे जो डिटेल नोट्स हैं जो पॉइंटर्स पे रहेंगे वो आपको मिलेंगे प्रॉपर मेरे पेड नोट्स पे, बट मैं उसका एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये क्योंकि क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिए भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 74 में बता दिया कि आपके 4 क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर हैं। उसके बाद जो आपका सेक्शन आता है वो ये बताता है कि भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स ये कौन से भूमिधर हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फार्मर्स हैं इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देखिए इस कोड के आने से पहले बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड यानी कि 11 फरवरी 2016, ठीक है, इस कोड के कमेंसमेंट से पहले जो कोई भी पर्सन आपके भूमिधर विद ट्रांसफर राइट्स थे उनके पास वो अज्यूम कर लिए गए हैं एज अ BTR ओनली। ठीक है, और इस कोड के बाद जैसे ये कोड आ गया आपका, उसके बाद जो भी कोई आपका एक्वायर करा है ये राइट भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स आफ्टर द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड विल बी कंसिडर्ड एज अ भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स। अब जैसे मैंने बताया कि ये सुपीरियर मोस्ट क्लास ऑफ टेन्योर होल्डर है, नंबर 1 पे इन्हीं की पोजीशन है। अब भाई जब ये नंबर 1 पे है तो इनके पास आखिरकार ऐसी कौन सी राइट्स है जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। एक तो इनकी सारी राइट्स परमानेंट होंगी, ट्रांसफरेबल होंगी और हेरिटेबल होंगी। ये जो बेसिक है ना आपका कि परमानेंट राइट, ट्रांसफरेबल राइट्स और हेरिटेबल राइट, यहीं पे आपका बेसिक डिफरेंस बनता है अदर क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर से। पहला राइट है आपका राइट टू एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ द लैंड एंड यूज इट फॉर एनी पर्पस। बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है अंडर सेक्शन 79। कीवर्ड है एनी पर्पस। भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया सुपीरियर मोस्ट क्लास ऑफ टेन्योर होल्डर, अगर सुपीरियर मोस्ट है तो कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स भी होंगे। एक तो ज़मीन पे एक्सक्लूसिव पोजेशन होता है उस लैंड के ऊपर। दूसरी बात ये उस ज़मीन को ना ही केवल एग्रीकल्चर पर्पस से वो इस्तेमाल कर सकता है, बट वो चाहे तो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकता है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए तो ऑलरेडी कर ही सकता है, और फॉर एनी कमर्शियल पर्पस, यानी कि उस ज़मीन का इस्तेमाल भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स एग्रीकल्चर पर्पस के साथ साथ किसी और नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी कर सकता है। इसके बाद है आपका सेकंड पॉइंट दैट इज़ राइट टू डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 80 एंड 81 फॉर द नॉन एग्रीकल्चर पर्पस। देखिए क्या है कि जब नॉन एग्रीकल्चर पर्पस से ज़मीन का इस्तेमाल करना है तो उस केस में बस इतना होता है राइट को डिक्लेयर करवाना पड़ता है SDO के थ्रू, यानी कि SDO को एक एप्लीकेशन वहाँ पे देनी पड़ेगी भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स। इसके बाद ही में एक्सेप्ट द एप्लीकेशन और ही में रिजेक्ट द एप्लीकेशन। सो मोटो भी इस मैटर को कंसिडर कर सकते हैं SDO। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। मूविंग ऑन, राइट टू ट्रांसफ़र अंडर सेक्शन 88। सो एज द नेम सजेस्ट भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, ये वाला जो पॉइंट है ना बहुत ध्यान से सुनना बिकॉज इस पर एक सेपरेट मीन्स का क्वेश्चन भी बनता है।
तो भूमिधर के पास ये राइट होती है कि वो अपना जो भी इंटरेस्ट है ना उस होल्डिंग के ऊपर उसे वो ट्रांसफ़र कर सकता है जिस लैंड के ऊपर उसका एक्सक्लूसिव पोजेशन है, बाय द वे ऑफ सेल, गिफ्ट, लीज, यानी ज़मीन को बेच सकता है, गिफ्ट में दे सकता है, लीज पे भी दे सकता है, या फिर कोई और अदर मैनर। बट दिस राइट टू ट्रांसफ़र इज़ नॉट एब्सोल्यूट, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके ऊपर। रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला रिस्ट्रिक्शन ये है ट्रांसफ़र के ऊपर कि होल्डिंग शैल नॉट एक्सीड 5.0586 हेक्टेयर, मतलब ट्रांसफरी के पास ज़मीन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक्यूमुलेट, और उसकी फैमिली मेम्बर की भी ज़मीन मिला के। अगर इस केस में सेल किया गया था या फिर गिफ्ट में दिया गया था तो ऐसा सेल वॉइड हो जाएगा। ठीक है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये है कि इंडियन नेशनल्स को ही ज़मीन जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप, किसी फॉरेन नेशनल्स को जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, तो उस केस में भी सेल वॉइड हो जाएगा आपका। तीसरा रिस्ट्रिक्शन आता है आपका रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र बाय मॉर्गेज, यानी सेक्शन 91 में। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो आप देखेंगे मैंने लास्ट में मेंशन किया है, राइट टू मॉर्गेज। ठीक है। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन मॉर्गेज में ये आती कि पोजेशन डिलीवर नहीं किया जाता है, तो आपको यहाँ पे मॉर्गेज, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉर्गेज, राइट। सो ऐसा मॉर्गेज करेंगे जहाँ पे पोजेशन डिलीवर नहीं किया गया होगा। So section 91 it does not take away the right to mortgage, right? अब ये मत कहना कि mortgage का right ही नहीं है। The only restriction is that the भूमिधर cannot enter into that type of the mortgage in which the possession of the mortgage land is to be transferred to the mortgagee. Thus भूमिधर with a transferable right can mortgage his holding या फिर कोई part thereof without giving the possession of the mortgaged land. सो आई गेस आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अभी हम पढ़ रहे हैं रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन इस पे ये है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र बाय द लीज, सेक्शन 94 और 95। मतलब कि भूमिधर के पास ये राइट होता है कि वो अपनी जो लैंड, जो होल्डिंग है, एनी पार्ट देयर ऑफ, उसे लीज पे दे सकता है। However, that has to be done in accordance with the provision of the code under section 94 and 95। सेक्शन 94 और 95 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट टू लीज। देखिए इसमें क्या है कि सब्स्टिट्यूट किया गया है, मीनिंग देयर बाय एक अमेंडमेंट लाया गया है सेक्शन 94 में 2019 में। अमेंडमेंट में ये हुआ है कि प्राइवेट लीज़ का कॉन्सेप्ट लाया गया है। प्राइवेट लीज़ यहाँ पे ये होगा कि सोलर एनर्जी पावर प्लांट के लिए भी जो है प्राइवेट लीज़ पे दिया जा सकता है। ठीक है ना, तो प्राइवेट लीज़ अलाउ किया गया है यहाँ पे 94 सब क्लॉज 2 में। सो द प्राइवेट लीज़ बाय द भूमिधर, इसका मतलब ये है कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस अग्रीमेंट होगा आपका, जहाँ पे पार्टीज़ लेसर और लेसी म्यूचुअली अग्री करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस दैट द भूमिधर एंड द लेसी वॉट एवर दे विश टू अंडरटेक, की एग्रीकल्चर एक्टिविटी या फिर वो एक सोलर एनर्जी पावर प्लांट लगाना चाहते हैं। सो अकॉर्डिंगली द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी डन, so that can either be in cash or in kind or with a share of the produce payable to the lessor as per the lease agreement। 95 में बस ये बताया है कि मोड ऑफ लीज़ क्या होगा। जो ये प्राइवेट लीज़ का कॉन्सेप्ट लाया गया है, अगर सिंगल क्रॉप के लिए है या फिर आपका यहाँ पे पीरियड अगर मैं बताऊँ तो आपको 1 साल की जो लीज़ होगी ना, अप टू द पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो वो ओरल में भी हो सकती है या फिर राइटिंग में भी। अगर अग्रीमेंट जो है लीज़ का वो 1 साल से ज़्यादा है, एक्सीडिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, सो इन दैट केस इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो एक सेपरेट वीडियो इस पर भी देख लेंगे क्योंकि ये आपका अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 94 और 95 में। सो इस पर एक सेपरेट क्वेश्चन हम लोग ज़रूर देखेंगे। तो फिलहाल अभी हम रिस्ट्रिक्शंस की भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ राइट भी कवर हो रहा है यहाँ पे आपके। तो यहाँ पे नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन ये आता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र बाय द भूमिधर बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, यानी सेक्शन 98 में। अगर भूमिधर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो एससी को ही ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद है सेक्शन 99, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र बाय द भूमिधर बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी विल ट्रांसफ़र टू द एसटी। सो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो किया जाता है। ऑल दो यहाँ पे विद द परमिशन ऑफ द कलेक्टर इन राइटिंग इट कैन बी ट्रांसफ़र टू द नॉन एससी पर्सन ऑल्सो। सो वो किस तरीके से होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, एक फुल फ्लेजेड उस पर भी क्वेश्चन करा जा सकता है। बट जब इतनी सारी राइट्स आपको एक साथ लिखनी होती है ना, तो आप हर एक माइनर सा पॉइंट वहाँ पे मेंशन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपको बताना पड़ता है थोड़ा सा इस तरीके से समराइज़ करते हुए, बिकॉज यू हैव टू लाइक नॉट ओनली डू दैट क्वेश्चन बट देयर आर वेरियस अदर क्वेश्चंस ऑल्सो। अब देख लीजिए, अब 13 राइट्स तो यहीं पे दिख रही हैं आपको सामने, तो हर एक पॉइंट अगर बताने लगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप पूरा आंसर ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन बताई ट्रांसफ़र के ऊपर।
तो रिस्ट्रिक्शंस को करते हुए आपका थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया, राइट टू ट्रांसफ़र, राइट टू लीज भी कंप्लीट हो गया और राइट टू मॉर्गेज वाला भी पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राइट के ऊपर, वो है आपका राइट टू एक्सचेंज अंडर सेक्शन 101 एंड 102। सो एक्सचेंज मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ अ पीस ऑफ द लैंड विद द अनदर पीस ऑफ द लैंड। यहाँ पे भूमिधर अपनी ज़मीन को एक्सचेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरी ज़मीन थोड़ी दूरी पे है, किसी और भूमिधर की ज़मीन मेरी ज़मीन के बगल में है और मेरी उसकी ज़मीन के फॉर एग्ज़ाम्पल आसपास है, तो इस केस में मैं अपनी पीस ऑफ द लैंड को जो हूँ एक्सचेंज कर सकती हूँ ना, ताकि एक जगह मेरी कंसोलिडेट हो जाए ज़मीन। बट उसके केस में बस इतना सा होगा कि एक्सचेंज अगर करना है मुझे तो एसडीओ की मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही है आपका सेक्शन 101 एंड 102। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट राइट, दैट इज़ राइट टू बिक्वेस्ट अंडर सेक्शन 107। बिक्वेस्ट का मतलब होता है राइट टू मेक अ विल इन रिस्पेक्ट ऑफ वंस ओन इंटरेस्ट इन एनी प्रॉपर्टी विच इज़ टू टेक अफेक्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। ठीक है, यानी कि जो आपका ये भूमिधर है इसके पास ये राइट होती कि वो विल बना सकता है उस ज़मीन से रिलेटेड, और विल तो आप जानते ही हैं कब ऑपरेट करती है, आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट। बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो बिक्वेस्ट का राइट है ये सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास ऑफ टेन्योर होल्डर के पास है। मैंने कहा ना कुछ अलग पर्क्स होते हैं सिंस ही इज़ अ सुपीरियर मोस्ट, बाकी किसी टेन्योर होल्डर के पास ये बिक्वेस्ट का राइट नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राइट की तरफ, वो है राइट टू सक्सेशन अंडर सेक्शन 101। अगर भूमिधर बिना विल बनाए जो है ही डाइज इन टेस्टे विदाउट मेकिंग द विल, तो उस केस में जो है प्रॉपर्टी किस तरीके से डिवॉल्व करेगी, वो डिवॉल्व करेगी एज़ पर द रूल्स ऑफ द सक्सेशन जो कि आपके इसी कोड में दिए हैं। ठीक है, ये है आपका राइट टू सक्सेशन अंडर सेक्शन 108। नाउ द नेक्स्ट राइट, राइट टू सू फॉर द पार्टीशन अंडर सेक्शन 116। यानी कि भूमिधर के पास ये राइट होता है कि वो पार्टीशन के लिए सूट फाइल कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू द लैंड ऑफ विच ही इज़ अ को शेयरर। ठीक है, और ये जो सूट है आपका ग्राम पंचायत शैल बी मेड अ पार्टी टू इट। सो दिस इज़ द राइट टू सू फॉर द डिवीजन अंडर। सो द नेक्स्ट राइट इज़ राइट टू सरेंडर अंडर सेक्शन 118। इस राइट पे तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है तो उसे देख लेना आप, फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। सरेंडर का मतलब क्या होता है, टू गिव अप द वन ओन इंटरेस्ट इन अ होल्डिंग। पोजेशन को गिव अप करना, पोजेशन को ऐसे ही गिव अप नहीं किया जाता है। अब भूमिधर के ये जो क्लास ऑफ टेन्योर होल्डर है इसके केस में ये होता है कि उसको तहसीलदार को एक एप्लीकेशन लिख के देने पड़ती है राइटिंग में दैट ही वांट टू गिव अप द पोजीशन ऑफ हिज होल्डिंग। ठीक है, तो जिस दिन से वो अपना पोजीशन गिव अप कर देता है उसी दिन से जो भी राइट होता है, जो भी उसका इंटरेस्ट होता है उस होल्डिंग के ऊपर, वो सब खत्म हो जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट राइट टू सरेंडर अंडर सेक्शन 118। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट राइट, दैट इज राइट टू अबंडनमेंट अंडर सेक्शन 122। इस पे तो मैंने बनाया है सेपरेट वीडियो, जैसे कि मैंने आपको बताया सरेंडर और अबंडनमेंट बेसिकली इस पर डिफरेंस पूछा जाता है तो उसे देख ज़रूर लेना आप। अब तो अबंडनमेंट अनलाइक सरेंडर इट इज़ नॉट अ वॉलंटरी एक्ट ऑफ द भूमिधर। यहाँ पे लैंड को जो है अबंडन एक रेवेन्यू अथॉरिटी होती है इस कोर्ट के अंदर, वो डिक्लेयर करती है, बिकॉज यहाँ पे फॉल्ट होता है भूमिधर की तरफ से। ही टोटली विदड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम द केयर एंड द कंसर्न ऑफ दैट लैंड। सो एक बेसिक डिफरेंस होता है यहाँ पे अबंडनमेंट और सरेंडर में। सरेंडर में तो वो यहाँ पे खुद से एक वॉलंटरी एक्ट है, एप्लीकेशन एंड राइटिंग देता है तहसीलदार को कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, अपना पोजीशन गिव अप कर रहा हूँ। अबंडनमेंट में तो वो छोड़ छाड़ के ही चला जाता है, समझ रहे हैं। सो सारा केयर और कंसर्न खत्म हो जाता है। लेटर ऑन द लैंड इज़ बीन डिक्लेयर अबंडन बाय द कंसर्न अथॉरिटी, और यहाँ पे जहाँ तक कलेक्टर है वो ही डिक्लेयर करता है। तो वीडियो देख लेना आप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट राइट इज़ राइट टू नॉन इजेक्टमेंट अंडर सेक्शन 130। राइट टू नॉन इजेक्टमेंट, यहाँ पे ये बताते हैं कि एज अ जनरल रूल भूमिधर विद अ ट्रांसफरेबल राइट ही कैन नॉट बी इविक्टेड फ्रॉम हिज लैंड। ठीक है, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय और अंडर दिस कोड। यानी कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं इस कोड में जहाँ पे उसका इजेक्टमेंट हो सकता है। ठीक है, सो एज अ जनरल रूल ही इज़ लाइबल फॉर द नॉन इजेक्टमेंट अंडर सेक्शन 130। नाउ द नेक्स्ट राइट इज़ राइट टू गेट द डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 114। एक डिक्लेरेटरी सूट जो है यहाँ पे फाइल कर सकता है प्लेंटिफ, रिक्वेस्टिंग द कोर्ट टू डिक्लेयर हिज लीगल स्टेटस ओवर एनी लैंड। ठीक है, अब 144 में डिक्लेरेटरी सूट जो है टेन्योर होल्डर फाइल कर सकता है। वो जो डिक्लेरेटरी सूट होगा पूरे होल्डिंग के लिए भी वो फाइल कर सकता है या फिर फॉर एनी पार्ट देयर ऑफ। सो सेक्शन 144।
जब भूमिधर डिक्लेरेटरी सूट फाइल करता है तो उस केस में नेसेसरी पार्टी कौन होता है? स्टेट एंड द ग्राम पंचायत। ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि जो डिक्लेरेटरी सूट है वो आसामी भी फाइल करता है, तो आसामी के केस में नेसेसरी पार्टी लैंड होल्डर बन जाता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है ये, इसे ध्यान में रखना कि किस तरीके से जो है ऑपरेट करते हैं सारे सेक्शंस यहाँ पे। सो एवरीवन, वी आर डन विद द राइट्स ऑफ द भूमिधर विद द ट्रांसफरेबल राइट। तो यहाँ पे आज हमने मेंस का सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं देखा है, बल्कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं। याद रखना कि एक तो ये सारे राइट्स को क्लब करके पूछ लेते हैं, या फिर आपके इन्हीं राइट्स पे सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि आपका राइट टू ट्रांसफ़र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम लगा मुझे समझाने में, देखा ना आपने कितने सारे सेक्शंस थे उस पर। राइट टू लीज़ में हमने देखा प्राइवेट लीज़ का कॉन्सेप्ट आया है, एक्सचेंज हमने देखा जो इतना कुछ खास नहीं था उसमें, और राइट टू सरेंडर, अबेंडनमेंट, राइट टू नॉन रिजेक्टमेंट, राइट टू गेट द डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 114। तो ये सारी राइट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका या तो सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है एक राइट पे, या फिर क्लब करके पूछ लेते हैं कि आप सारी राइट्स लिखिए, या फिर आपका डिफरेंस के तौर पे पूछ लिया जाता है अदर क्लास ऑफ टेन्योर होल्डर्स के साथ। तो इसी तरीके से जो है प्रिपेयर करना है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। आई नो कि थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट इतनी सारी राइट्स है, थोड़ा टाइम तो लगता ही समझाने में। सो एवरीवन, अगर आपको मेरे चैनल से थोड़ा बहुत भी बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और शेयर करना। देखिए, इस चैनल पे जो ये यूपी रेवेन्यू कोड का पूरा सीरीज़ चल रही है ना, पहली बार बहुत से लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, बिकॉज अब तक तो सिलेबस का पार्ट नहीं था, तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। सो आई जस्ट होप कि ये वाकई में आप सबके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ये सीरीज़ चलती रहेगी जब तक पूरा रेवेन्यू कोड ख़त्म नहीं हो जाता। अभी आपका भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट बचा है और गवर्नमेंट लेसी बचा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।